जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन का इस बुक का तो इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है कि 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण यह सेशन है। डेली वाइज पे जो चलती है दोस्तों, है ना। इस सेट को अपने दोस्तों में शेयर करिए जो भी डीएलएड एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, टोटल इसमें 35 सेट प्रैक्टिस है दोस्तों, जिसमें अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने 9 सेट करा दिया है। आज जो करने वाले हैं ये 10वां क्रम का है। 10/6/2023 में पूछा गया प्रश्न। टोटल आपके 120 मिलेंगे। आपका इसमें क्या स्कोर रहता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए, बिहार डीएलएड परीक्षा 10/6/2023 में पूछे गए प्रश्न। पहला सेक्शन जो आता है हमारा जनरल इंग्लिश का आता है। आइए जनरल इंग्लिश में देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। देखिएगा, क्वेश्चंस आपके हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है क्या कि फिल अब द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है? नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। तो आंसर्स क्या बताएंगे? नथिंग बट हर्ट्स इज देयर। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्या है? रोहन डैश द मूवी बिफोर द रीड द रिव्यू। आंसर्स क्या बताएंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बनेगा हैड वॉच्ड। मतलब रोहन ने जब देख लिया मूवी उसके बाद इसका रिव्यू पढ़ा, है ना। तो आंसर्स बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल सुजेसिव डिवाइस। तो आइए देखते हैं क्या है। देयर आर अदर फैक्टर्स दैट कुड लीड टू वायलेंस बिसाइड्स वीडियो गेम्स डैश पुअर मेंटल हेल्थ कुड कॉज वायलेंट बिहेवियर। आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे? तो आंसर्स बनेगा हमारा फॉर इंस्टेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फॉर इंस्टेंस होगा यहाँ पे। देखिए अगला प्रश्न। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। ये देखते हैं सेंटेंस डैश यू एडमिट टू क्राइम इफ यू डिड नॉट कमिट इट। आंसर्स क्या बताएंगे? तो राइट आंसर हमारा होगा कि वुड यू एडमिट टू अ क्राइम इफ यू डिड नॉट कमिट इट, है ना। करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर बी करेक्ट होगा ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न। फाइंड द मोस्ट सुटेबल सुजेसिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है हमारा सेंटेंस? अमीरा लेफ्ट द क्लास ईयरली डैश सी डिड नॉट वांट टू पिक अप टू बाई फूड एट द कैफे लेटर। आंसर्स क्या बनेंगे? तो राइट आंसर बताएंगे एज। ऑप्शन नंबर करेक्ट ये बनेगा आपका। अगला प्रश्न देखा जाए। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है? आई विश आई डैश अ किंग। तो आंसर्स बताएंगे आई विश आई वेयर अ किंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। देखिए अगला प्रश्न है। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अ अंडरलाइंड फ्रेजेस। देखिए अंडरलाइन किया गया ना, उसके मतलब बताना है। आइए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। द weatherman has forecasted that it's going to rain। जो वेदरमैन है वो फोरकास्ट करते हैं क्या कि इट्स गोइंग टू रेन। तो इसका हमें बताना है क्या दोस्तों? ये फ्रेज है ना। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अंडरलाइन। ये कौन सा टेंस का यूज किया गया है इसमें बताना है हमें। तो आप बता देंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए अगला प्रश्न। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। तो ये देखते हैं क्या है। अ क्लोज शेप। अ क्लोज शेप मतलब होता है क्या है? अ क्लोज शेप का मतलब होता है बाल बाल बचने की स्थिति। तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे? राइट आंसर नैरो स्केप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा नैरो स्केप। आइए अगला देखते हैं। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। आई वुड मैरी आई कुड मैरी हर इफ आई डैश टू। आंसर्स क्या बताएंगे? तो यहाँ पे बताएंगे कि आई कुड मैरी हर इफ आई वांटेड टू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका।
अगला प्रश्न देखें, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारा, देखिए क्वेश्चन पहले है ही वॉज गोइंग डैश द सिचुएशन डैश द स्टेशन, ही वॉज गोइंग डैश द स्टेशन। तो आंसर बताएंगे टूवर्ड्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा यहाँ पे, टूवर्ड्स का प्रयोग हुआ। देखिए अगला प्रश्न, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सनोज विल रिटर्न्स डैश अ वीक। तो आंसर्स क्या बताइएगा, विद इन अ वीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। देखिए सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। आइए देखते हैं क्या है, कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, जोर से चिल्लाना, मतलब ऊंची आवाज में बुलाना। तो आंसर्स क्या बताएंगे, टू साउट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। चूज द करेक्टली पंक्चुएशन स्टेटमेंट्स। तो आइए देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है हम लोग का। यस्टरडे, यहाँ तक तो सही है ये। आई मीट अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, नहीं 10 ईयर में ऐसे हाइपर होनी चाहिए था, है ना दोस्तों। 10 ईयर ओल्ड से मैंने मिला है ना कल में। तो आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। आइए नरेशन को बना के देखते हैं क्या आंसर बनेंगे हमारे। कह रहा हीरा सेड आई विल कम टुमारो। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, हीरा टोल्ड दैट, हीरा टोल्ड दैट, यहाँ पे हो जाएगा ही वुड, ही वुड कम टू द टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे होगा। तो आंसर्स क्या बताएंगे हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नेक्स्ट डे। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन अ सेंटेंस गिवन बिलो। क्या है हमारा सेंटेंस, शी इज रियली गुड एट कंफ्यूजिंग पीपल। तो आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कंफ्यूजिंग। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इसमें भी चुनना हमें, दैट इज समथिंग और रिमाइंडर। तो आंसर्स क्या बताएंगे, रिमाइंडर, रिमेंबर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, रिमेंबर। अब देखिए ये जो सिंबल दिया हुआ हमें बताना है, इस सिंबल का नाम क्या है, द सिंबल इज कॉल्ड, इस सिंबल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप बताओगे सेमी क्लोन। वही यदि दो दिया रहता है दोस्तों तो इसे बोला जाता है क्लोन, है ना। क्वेश्चन मार्क आपको पते हैं, फुल स्टॉप भी आपको पता है ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या है हमारा, निशी सेड द एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट। तो आंसर्स क्या बताएंगे, बनाइए नरेशन इसका। तो निशी टोल्ड दैट डैश वेरी डिफिकल्ट। आंसर्स क्या बताएंगे, इसमें बोलेंगे निशी टोल्ड दैट दिस एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, दिस नहीं बल्कि द एग्जाम, है ना, क्योंकि द है हमने दिस लगाया, ये बिल्कुल गलत है। द एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट। तो आंसर हमारा बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सेलेक्ट द विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। तो आइए हम लोग बना के देखते हैं वॉइस को, लव योर कंट्री, क्या बनाएंगे इसको, लव योर कंट्री को, तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, आंसर्स बनेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। तो आइटम या फ्रेजेस में देखेंगे लैंड एंड ईयर। लैंड एंड ईयर का मतलब होता है क्या है, तो लैंड एंड ईयर का मतलब होता है ध्यान पूर्वक सुनना। तो आंसर्स क्या बन जाएंगे हमारे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रिक्वेस्ट टू लिसन अटेंटिवली, है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट जो सेक्शन आता है हम लोग का गणित आता है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। कह रहा है यदि घन की मात्रा कितना है, तो अब बताएंगे 1728 है। घन की मात्रा कितना है, 1728 है। तो इसके किनारे की लंबाई हमें बताना है, किनारे की लंबाई क्या हो जाएगी। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये घन की मात्रा दिया हुआ है ना, घन की मात्रा मतलब क्या होता है, आयतन होता है। बस इसका 1/3 बता दीजिए क्या हो जाएगा। 1/3 कहने का मतलब है क्यूब बताना है, 1728 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा। तो आप बता देंगे इसका क्यूब रूट जो होता है 12 × 12, और × 12 आप करेंगे ना
तो 1728 आती है। 12 12 144, 144 में करिएगा तो 1728, यानी आंसर हमारे क्या बन गए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0 तथा एक मूल 3 हो तो वह पद क्या होगा? वह पद क्या होगा? देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ हमारे पास 0, ठीक है, और अल्फा इक्वल एक मूल कह रहा है 3 है, ठीक है ना। हमने अल्फा इक्वल ए लिया, तब रखते हैं अल्फा प्लस बीटा, बीटा का नहीं पता, इक्वल 0, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। बीटा की वैल्यू -3 और अल्फा की वैल्यू तो दिया हुआ पहले से बुक में यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब इक्वेशंस को हम लोग निकाल देते हैं कि कौन सा इक्वेशन होना चाहिए। ऐसे इक्वेशन क्या होगा, तो आप बताएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और प्लस होता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। बस यहाँ पे रखिए, एक्स स्क्वायर तो रहेगा रहेगा, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो आप कहोगे अल्फा का 3 है, बीटा का कितना वैल्यू है? -3, तो प्लस और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0, मतलब 0x रख लीजिए। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा क्योंकि 3 और 3 में मल्टीपल करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो आप बताओगे कि एक्स स्क्वायर -9, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? एक्स स्क्वायर -9, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है क्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पी से वृत्त पर स्पर्श करती है, पी क्यू और पी आर युग्म खींचे जाते हैं, तब चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल हमें बताना है। आइए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं क्या कहने का मतलब है इसका। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र ओ से 13 सेंटीमीटर दूर पे एक पी बिंदु है जो स्पर्श पी क्यू और पी आर। देखिए यहाँ पे एक वृत्त हमने ड्रॉ करा, ड्रॉ से एक हमने टेंजेंट लाइन लिया, और ये यहाँ पे कहाँ है? पी के पास। ओके, अब देखिए यहाँ से जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी है? 13 दे रखा है इसमें। अब आइए ये ओ है, ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे इसका आर वैल्यू रखा है और इसका क्यू। आपको पता है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है 90 डिग्री का, और त्रिज्या हमारे पास 5 है। जब ये 13 है और ये 5 है तो क्या ये नहीं निकल जाएगा हमारा? जब ये निकलेगा तो ये भी उतना ही होता है, ठीक है। तो 13 और 5 का ट्रिपलेज कितना होता है? तो आप बता दोगे 13 और 5 का ट्रिपलेज 13, ये क्योंकि हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनस है ना, और ये हमारा बेस हो गया, तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो आप बता दोगे 13 का होल स्क्वायर माइनस 5 की होल स्क्वायर रूट ओवर। तो आप इसका लिखोगे कितना? 169 में से 25 घटा दो तो कितने आ जाएंगे? 4 4 1, 144 किसका होता है? 12 का, मतलब ये कितना आ गया हमारे पास? 12। हमें क्या बताना है? देखिए अभी हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? तो आप देखेंगे पी पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो अब देखिए जब हमारे पास आधार और ऊंचाई आ चुका है, क्या हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? तो आप बताओगे यस। पी क्यू ओ में आइए और इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार, आधार इसके कितनी है? 5, और गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 12, ठीक है। सेम यहाँ पे भी करेंगे जस्ट इसमें। तो आप बताओगे पी आर ओ में, पी आर ओ ट्राइंगल देखेंगे, पी आर ओ ट्राइंगल में, तो इसमें भी 1/2 आधार क्या है इसके? तो वही 5 है, और ऊंचाई कितनी है इसकी? तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? सेम वही रहेगी, मतलब 12। तो इसे काटेंगे तो 6, मतलब 30, और यहाँ पे भी काटेंगे तो 6, यानी यहाँ भी 30। 30 और 30 कितने हो जाएंगे? क्योंकि इसका 30 आ गया तो इसका भी 30 आएगा, 30 और 30 जोड़ देंगे तो ये पूरा हमारा चतुर्भुज निकल जाएगा 60। तो आइए 60 देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर है। यस, ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है बिंदु -3 4 यह किस चतुर्थांश में होगा? देखिए बहुत ही सिंपल है ये दोस्तों, हमें चतुर्थांश बोला गया, पहले माइनस है ना। देखिए आप कैसे बता देंगे, खुद बताइएगा। देखिए हमने एक ड्रॉ करा चतुर्थांश, ये है एक्स और ये है एक्स डैश, ये है वाई और ये है वाई डैश, ठीक है। ये प्लस इंडिकेट करता है, ठीक है दोस्तों, ये प्लस इंडिकेशन, और यहाँ से ये माइनस इंडिकेशन करता है, यहाँ पे 0 होता है हम लोग का, ये भी माइनस इंडिकेशन करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस इंडिकेट करता है दोस्तों, ठीक है। अब बताइए, और इसे पहला कहते हैं, इसे दूसरा, इसे तीसरा बोला जाता है, इसे चौथा बोला जाता है। आप ही बताइए कि पहला मेरा दिया हुआ है माइनस, माइनस मतलब कहने का मतलब -3 और 4 दिया हुआ है, तो पहले वाले वैल्यू को एक्स बोलते हैं और दूसरे वाले को वाई बोला जाता है। तो एक्स क्या है हमारा? माइनस में, मतलब इधर में है ना दोस्तों, ठीक है।
पहले तो हम इधर में आ जाएंगे, फिर प्लस कह रहा है, प्लस में कह रहा है 4, मतलब वाई इधर है। ये कौन से भाग में पड़ रहा है, तो आप बताओगे सेकेंड में। तो आइए हम लोग बता देते हैं आंसर्स क्या बनेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में। देखिए अगला कह रहा है कोई व्यक्ति 10 रुपये प्रति शेयर की दर से कुछ शेयर खरीदता है, जिससे वर्ष के अंत में 8% लाभ मिलता है। यदि कुल लाभ 300 रुपया है तो उसने कितने शेयर खरीदे हैं, ये हमें बताना है। कितने शेयर उसने खरीदे हैं, देखिए यहाँ पे हमें बताना है कितने शेयर खरीदे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, हम मान लेते हैं क्या कि उसकी लाभांश जो है वो कितनी है। इसमें जो दिया हुआ है 10 रुपये की लाभांश को कितने, 8%। 8% कहने का मतलब बट्टे 100। ठीक है, काटिए इसको जो कटने वाला, 5 से 4, 2 से काटेंगे तो 2 बचे और 2 से 4 टाइम है, यानी कितने आ गए, 4/5 आ गए। इसको और भी छोटा कर सकते हैं डेसिमल में, है ना, तो आप लिखोगे 0.8, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा एक शेयर का वैल्यू, क्योंकि कह रहा है 10 रुपये प्रति शेयर की दर से कुछ खरीदा है और वर्ष के अंत में 8% लाभ प्राप्त करता है। प्रत्येक शेयर का वैल्यू आ गया। मान लेते हैं कुल जो शेयर उसने खरीदा कितना, तो एक्स खरीदा होगा। एक्स खरीदा होगा तो लाभांश कितने हो जाएंगे, आप बता दोगे 0.8x हो जाएगा। ओके, अब यही तो दे रखा है हमारे पास 0.8x जो है ये कितने के बराबर है, यही 300 के बराबर है। बस यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए एक्स का, तो एक्स का वैल्यू आप बता दोगे 300 और बट्टे डेसिमल 8, ये डेसिमल को हटा दो तो 10 ऊपर चले जाएंगे। 4 से 2 से काटो यहाँ पे 4 टाइम में, 2 से 5 टाइम में, 4 से काटते हैं हम लोग, 4 सत्ते 28 और 2 4 पच्चे 20, यानी 75 और 5 में गुणा कर लेंगे, 5 पच्चे 25 और 35 और 2 37, कितने आ गए, तो आप बता दोगे 375। तो हमें वही तो निकालने थे एक्स की वैल्यू, तो आंसर्स बनेंगे हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का महत्तम समप्रदक, कहने का मतलब HCF और LCM बराबर है तो संख्याएं अवश्य ही क्या होंगी। आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों कि पहली संख्या है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना, ये बराबर होता है LCM गुने होता है HCF के बराबर। तो आप बताओ LCM गुने HCF जो होगा ये दोनों संख्याएं के बराबर ही होगी ना, मतलब क्या होगी, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है क्या एक तार की त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाती है, यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई कितनी बन जाएगी, ये हमें बतानी है। देखिए यहाँ पे तार की त्रिज्या 1/3, 1/3 कहने का मतलब यदि सपोज कर लो अभी 30 है तो 1/3 कहने का मतलब क्या है, ये 10 हो जाती है, 1/3 यही होता है, मतलब सीधे से 1/3 में गुना करना 1/3 में, तो आप करोगे तो 10 आ रहा है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। एक तार की त्रिज्या 1/3 कम हो जाती है, तो कम हो जाती है मतलब इससे पहले वो कितना थी, हम सपोज कर लेते हैं क्या कि उसकी त्रिज्या जो है 8 थी, ठीक है ना, और ऊंचाई कितनी थी, तो h थी। अब चेंज हो जाती है, जो इसके r आती है वो कितना हो जाता है, तो r/3 मतलब 1/3 हो जाती है, और हाइट जो है वो वही रहती है। ओके ना, कोई चेंजेस नहीं होता हाइट में। अब आइए तो इसे h1 डाल देते हैं, ऐसे पता चल जाएगा कि h क्या है। इसकी फार्मूला क्या होती है, तो आप बता दोगे पाई आर स्क्वायर एच होता है, जस्ट इसके बगल में रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। अब देखेंगे पाई से पाई कैंसिल होगा, हमारा आर की वैल्यू कितना है, इसका आर ही रहने देते हैं, आर स्क्वायर इधर एच इक्वल, हम लोग रखेंगे यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, तो r/3 का होल स्क्वायर और एच डैश। ठीक है, हमें निकालना है क्या, तो आप बताएंगे लंबाई बन जाएगी, है ना, मतलब हमें हाइट का ये बताना है। तो ये देखेंगे ये 2 से आर, ये 2 के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप बता दोगे कि हाइट अपॉन हाइट 1 इक्वल कितने हो जाएंगे, हाइट और हाइट 1 ये 3 कितने हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बता देंगे यह जो हो जाएगा हमारे पास 9 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 1, मतलब 9 और 1 का रेशियो आ जाएगा हमारा, मतलब सीधे से बात है कि ये जो हाइट है हमारा कितना टाइम्स हो जाएगा, तो पहले से 9 गुना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। समीकरण 2x² - 5x + 3
इक्वल 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल का अनुपात क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका? तो आइए हम लोग निकालें। मूलों का योग आपको पता होगा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, बस सी बाई ए होता है। चलिए यहाँ पे रखते हैं माइनस बी कहने का मतलब ये, तो -5 माइनस क्या हो जाएगा +5 और ए का वैल्यू क्या है तो 2, बस हो गया। मूलों का योगफल निकल गया। और गुणनफल सी कह रहा है, सी कितना है 3, ए कह रहा है कितना तो 2, बस इसका रेशियो निकालना है, तो इसको कैंसिल करिए, यानी 5 और 3 का रेशियो। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताना है, दोनों का अनुपात हमें दिखाना था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है? तो आप बता देंगे 2 है। और सबसे छोटी भाज्य कौन है? तो वो 4 है। 4 और 2 में गुणा कर लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? राइट आंसर डी 8। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। विकर्ण कितना है? 16। दूसरा विकर्ण हमें बताना है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण इक्वल होता है क्षेत्रफल। तो आप बता दोगे 240 दिया हुआ है। 1/2 पहला विकर्ण 16 है, तो दूसरा विकर्ण हमें नहीं पता, बराबर 240। इसको काटिए 2 से 8 टाइम में, 8 से काटेंगे तो 30 टाइम में, यानी दूसरा विकर्ण जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बताइए अगला कह रहा है बिंदु ए बी और सी दिया हुआ है से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आपको याद ही कर लेने होंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे ए है, ये बी और ये सी। ए की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 और 0 का दिया हुआ है। बी का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 और 0। और सी का वैल्यू दिया हुआ है, ये है 16 और 8। अब देखेंगे यहाँ पे हमें बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना होगा? पहले इसका वैल्यू रखना होगा कि हाँ ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है और y3 है। बस चलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, इसे याद कर जाइएगा, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, देखिए इसका क्षेत्रफल लिखने के लिए 1/2 ब्रैकेट करेंगे x1 इंटू हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस हो जाएगा x2 इंटू y3 माइनस y1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2। बस नहीं तो है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सभी का वैल्यू रखते हैं 1/2, तो 1/2 ही रहेगा। x1 कितना था? ए में रखे थे हम लोग वैल्यू, वो था 6। सभी का यहाँ पे आप वैल्यू रख लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है। 08 प्लस x2 की वैल्यू है 4 है, 8 में से 0 यहाँ पे घटेंगे, फिर प्लस x3 का वैल्यू मेरा कितनी है? 16 है। अब रखेंगे y1 की वैल्यू 0 है और इसका भी वैल्यू 0 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/2 इसमें से घटेगा तो 8, 8 में 6 से गुणा करेंगे तो माइनस में 48 आ जाएगा, प्लस ये करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे प्लस में, और ये कितने हो जाएंगे? 0, और 0 में 16 से गुणा करेंगे तो 0। चलिए इसे अब आगे ऐड करते हैं, माइनस में आएगा, ठीक है। तो 48 में से 32 घटा देंगे, कितने हो जाएंगे? हमारे पास 16 हो जाएंगे, है ना। तो 16 को हम लोग काट देते हैं कितने टाइम में? 8 टाइम में। मतलब हमारा क्षेत्रफल आ चुका है कितना? 8। और उसे पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिखाया जाता है क्योंकि वो क्षेत्रफल आया है आपका, तो आंसर सीधे बन जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक समकोण एक दूसरे के समान होते हैं, एक समकोण, सभी समकोण जो है एक दूसरे के समान होते हैं, इसे किस रूप में कहा जाता है? किस रूप में इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एक अभिधारणा के रूप में कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यदि दिए गए आंकड़ों में से 35 हटा दिया जाए तो 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 की माध्यिका कितनी बढ़ जाएगी? तो देखिए हमारी टोटल संख्या कितनी है, पहले काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संख्याएं हैं। अब इसका हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप बताओगे n/2, मतलब 8/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? चौथा।
चौथा और पांचवा टर्म हमें बताना है ना। चौथा टर्म सभी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, चौथा और प्लस पांचवा पद का आधा। चौथा पद कौन सा है? चौथा पद बताएंगे 36 है, पांचवा पद कौन है? 37 है। दोनों को ऐड कर दे तो कितने हो गए? 7 6 13, 3 3 6 1 7, 73/2। इसे काटेंगे तो कितने आ जाएंगे? 36.5। कितने आएंगे हमारे? 36.5। अब कह रहा है 35 हटाने पे आंकड़ा, ठीक है ना। जो यहाँ पे 35 है, 35 को यदि हम लोग रिमूव कर देते हैं तब आंकड़ा कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर हमारे पास 7 हो जाएंगे। मतलब यही बताना हमारा कितना बढ़ा है। तो अभी मादिका कितना आ रहा है? नहीं हटाने पे 36.5 आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 36.5 नहीं हटाने पे। जब हटा देते हैं तब आप देखोगे संख्याएं हमारी 7 हो जाएंगी। तो 7 का आधा नहीं किया जाता है बल्कि एक इसमें प्लस करके अपॉन 2 से डिवाइड किया जाता है। मतलब 8 का आधा कितने हो जाएंगे? 4। तो चौथा टर्म कौन सा आएगा? इसे हटा दीजिए, है ना। तो 2 3 1 4। चौथा टर्म कौन सा आ रहा है? 37। चौथा टर्म 37 आ रहा है। अब खुद देखिए 37 है, यहाँ पे 36.5 है। कितना इंक्रीज हो रहा है? मतलब कितना बढ़ा? तो अब बताएंगे 0.5 बढ़ा, है ना। 36.5 से हमारा 37 हो गया तो 0.5 बढ़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है यदि tan अपॉन सेक -1 है प्लस tan अपॉन सेक +1, यह किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? चलिए आइए इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे करेंगे क्या कि ये सेक 1 और सेक +1, ठीक है, इसे हम लोग यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये एक दूसरे से मल्टीपल होंगे ना। तो आपको देख रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बस आपको पता होगा कि जब a प्लस बी और a माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया जाता है, अपॉन में हो जाएगा आपके पास क्या? तो आप बोलोगे कि इससे जब ये कैंसिल होगा यहाँ पे तो ये बचेगा, तो इसे मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? अब बता देंगे tan इंटू हो जाएगा सेक +1, है ना। फिर इसे काटेंगे तो हमारे पास tan तो रहेगा ही, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा सेक -1 हो जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan इंटू हो जाएगा 2 सेक होगा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर और -1 इक्वल होता क्या है? तो आप बता देंगे tan स्क्वायर होता है। देखिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग। ये tan 2 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या एक tan से हम एक tan को काट सकते हैं? अब हमारे पास बच गया 2 सेक अपॉन tan। तो इसे हम लोग सेक को क्या कर सकते हैं? तो 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस कहने का मतलब 2 अपॉन कॉस होगा, ठीक है। 2 अपॉन कॉस और tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। मतलब ऊपर में क्या आ जाएगा? कॉस और नीचे में आ जाएगा साइन, है ना। इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 अपॉन साइन। 2 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 कॉसेक। तो राइट आंसर हमारा क्या बन रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2 अपॉन साइन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप बताओगे कि इसे कॉसेक बोलेंगे और 2 तो इसके जस्ट हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि इनवर्स होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बनेगा। अब देखिए कह रहा है कि 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम ले लेंगे इससे, है ना। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 tan स्क्वायर, 6 tan स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर, अपॉन में ये एक दूसरे से कैंसिल होगा तो हमें क्या बच जाएगा यहाँ पे? माइनस में 6 और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर। तो बचा क्या यहाँ पे? तो आप बताओगे -6 और इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल 1 होता है, यानी -6। ऑप्शन नंबर क्या दिखा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक मशीन का अंकित मूल्य कितना है? तो 6,800 रुपये है तथा उस पर 10% की छूट भी उपलब्ध है। तो दुकानदार के कुछ अतिरिक्त छूट देकर मशीन को 5202 रुपया में बेच देता है। तो अतिरिक्त छूट कितना प्रतिशत था? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कितना है? 6,800। 6,800 था, इसमें 10% छूट मतलब 90/100। ओके। अब कह रहा है कि दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता कितना था, हमने डी मान लिया। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, पूरे 100 से हमें नहीं पता कि ये डी कितना है, अपॉन में 100 होगा और ये किसके बराबर होगा? तो 5202 रुपया के बराबर। बस काटिए इसको, जो जो बच रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और भी कटने वाले हैं तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे, ठीक है। अब चलिए 68 क्या ये कटने वाला है इसे? तो काट के देखेंगे, नहीं कटने वाले तो इसलिए भी नहीं काटेंगे, ठीक है। तो अब बता देंगे क्या कि 100 माइनस डी, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है तो इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं 5
202 अपॉन में क्या आ जाएगा, तो 68 इंटू 9 आ जाएगा आपके पास, और ऊपर में 10, ये है 10 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसे काट के देखिए तो आपके पास आ जाएंगे कितने दोस्तों, 15% आ जाएगा। इसे आप काटेंगे तो आपके 15% आएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है दिए गए आंकड़े 6 7, ये जो भी आंकड़े हैं इसका बहुलक 6 है, मतलब 6 ज्यादा बार आए हुए। तो आप खुद देखिए 6 एक बार है, 6 एक बार है, ये तो कंफर्म है कि 2 बार 6 है, मतलब 8 भी 2 बार है, मतलब एक्स का भी वैल्यू कंफर्म है कि क्या आने वाला है 6, क्योंकि 8 भी 2 बार आ चुका है, तो 8 भी तो बहुलक हो सकता है। तो एक्स एक्स का वैल्यू हमें बताना है, तो एक्स का 6 होगा तभी तो बहुलक भी 6 होगा ना, ज्यादा बार जो आता है, तो आंसर हमारा सी बनेगा। यदि बहुलक माइनस माध्यक 12 है तो माध्यक माइनस माध्य क्या होगा हमें बताना है। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या, कि बहुलक, ठीक है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस होता है 2 गुने माध्य। ठीक है, बस इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करिएगा तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है कि बहुलक माइनस माध्यिका, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुलक, ठीक है, माइनस माध्यिका। बहुलक माइनस माध्यिका इक्वल लिखेंगे 2 और गुने माध्यिका और माइनस हो जाएगा माध्य। ठीक है, माध्य के लिए हम मान लिखते हैं इक्वल, यहाँ पे आप बोलोगे क्या कि 12/2 आ गए हैं, ये क्या है, तो माध्यिका, माध्यिका और माइनस माध्य, तो 12 से काटेंगे तो कितने आ गए हमारे पास 6, यानी आंसर क्या बन गया हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया, माध्यक माइनस माध्य। अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है यदि 4 साइन 2q, है ना, माइनस 4 साइन q प्लस 1 बराबर 0 है, तब हमें q का वैल्यू बताना है कि q के जगह पे जो है मतलब कितना डिग्री होना चाहिए। तो देखिएगा इसे कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 है तो इसमें हम लोग 4 साइन, इसमें हम लोग कुछ कॉमन करके हटा सकते हैं क्या, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो आप देखेंगे क्या, इसमें हम लोग रखते हैं 2 साइन -1 अपॉन होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे हमने इसका ए स्क्वायर करा, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 जो है ना दोस्तों साइन स्क्वायर होगा, है ना, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ये 2 साइन स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर और प्लस -2a भी है, तो आप बताएंगे हाँ कि 2 साइन -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो इतने के बराबर आएगा, इक्वल 0 होगा। तो इसे हम लोग लिख कह सकते हैं कि 2 साइन, क्योंकि स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट उधर तो 0 है, तो मतलब कोई मतलब नहीं, इक्वल 0 हो जाएगा। यानी आप लिखोगे कि साइन बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। साइन बराबर 1/2, तो साइन के वैल्यू में 1/2 किसके बराबर होता है, तब बता दोगे यह 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी आंसर हमारा निकल गया, वही तो फाइंड करना था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुलक निकालने का फॉर्मूला दोस्तों कौन सा है बताइए, क्लास 10th में ये आप लोग पढ़े होंगे, बताइए, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यहाँ पे एल प्लस इंटू F1 माइनस F0 अपॉन हो जाएगा आपके 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होगा यहाँ पे। और L आप सोच रहे हो क्या है, तो L यहाँ पे बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है। F1 क्या है, तो F1 यहाँ पे बहुलक वर्ग की बराबरता, और F0 क्या है, तो बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बराबरता। तो F2 क्या है फिर यहाँ पे, तो F2 बताएंगे बहुलक वर्ग के बाद आने वाले वर्ग की बराबरता, और h क्या होता है, तो ये वर्ग का आकार। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, दोनों का मल्टीपल 8 होगा, बट हमें बताना है महत्तम समापवर्तक, है ना, महत्तम समापवर्तक दोनों में कॉमन क्या है, तो बता देंगे 2, यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2, 3 और 4 के अनुपात में है तो त्रिभुजों के कोण क्या होंगे। तो आप खुद बता दो कि टोटल का सम कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 बराबर कितना हो जाएगा 180, 9 से काटेंगे 20, मतलब क्या बताओगे 20 दूना 40, मतलब 40 से स्टार्ट होना चाहिए, ये तो होगा नहीं, ये होंगे नहीं, ये होंगे नहीं, बस एक ही चल गया कौन, 40 60 80, 40 और 60 100 100 और 1 180, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कॉट थीटा अपॉन कॉट माइनस कॉट, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, कॉट 3 थीटा दिया हुआ, ठीक है, कॉट 3 थीटा tan अपॉन tan माइनस tan 3 थीटा का वैल्यू हमें बताना है कि किसके बराबर आएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसके बराबर आता है। कॉट को हम लोग कॉट ही रहने देते हैं,
और इस कॉट को ना हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कॉट को हम लोग इसको टैन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस कॉट को भी टैन में, सभी को हम लोग टैन में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको सेम हम लोग टैन में रहने देते हैं। ठीक है, या तो इसको टैन में या तो इसको कॉट में हमें चेंज करना होगा तभी बदलेगा, क्योंकि एक में रहेगा तो बनाने में आसानी आएगी। चलिए हम लोग इसको टैन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कॉट बराबर क्या होता है, 1/10 होता है ना। बस यहाँ पे लिखिए कॉट बराबर हम लोग लिखेंगे 1/10। ठीक है, अपॉन हो जाएगा आपके पास इसका भी 1/10 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3/10 हो जाएगा, क्योंकि 3 लिखा हुआ है इसे मल्टीपल। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप बल्कि 3 नहीं ऊपर 1/10 3 ही लिखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, इसको अभी आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा ना, ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तब इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ओके ना, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 10 × 10 3 थीटा आ जाएगा। तो एलसीएम इतना आ गया है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 10 3 थीटा और माइनस हो जाएगा 10 थीटा। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे क्या, इधर हमारे पास आ जाएंगे। अब इसे इरेज करते हैं हम लोग, बचेगा हमारे पास tan थीटा अपॉन आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे tan 3 थीटा माइनस tan थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे उसको रखेंगे जो हमारा इधर है tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं ये भी माइनस में, ये भी माइनस में ही है, दोनों माइनस में है। तो आप बोल देंगे क्या कि यहाँ पे tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ये तो एक कॉमन आ गया हमारे पास। यहाँ पे ऊपर बच गया क्या, आप बताएंगे tan 3 थीटा माइनस tan थीटा बचा, मतलब ये इससे कैंसिल हुआ, क्या आंसर आया हमारा 1 आया। तो आंसर क्या बन गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। कह रहा है किसी आवृत्त वितरण का माध्य 28 है तथा बहुलक 16 है, तो माध्यक हमें बताना है। इसका फार्मूला यूज करिए, बना दीजिए। बहुलक बराबर क्या होता है, 3, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, है ना। हमारे पास क्या दिया है, माध्य 28 है, बहुलक 16 है, तो बहुलक 16 बराबर 3 गुने, हमें क्या निकालना है, माध्यक, माध्यक x मान लेते हैं, माइनस 2 गुने माध्य कितना 28, 28 दूने कितने होते हैं 56, माइनस यहाँ पे 3x है और इक्वल में 16, ये माइनस इधर प्लस में चल जाएगा तो कितने हो जाएंगे 12 और 72, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। हमें क्या निकाला था, माध्यिका निकाला था, माध्यिका कितने आ गए 24, यानी आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न देखिए, यदि समीकरण x² बराबर 4 है तो हल समुच्चय निम्नलिखित में से कौन सा होगा, हल समुच्चय कौन सा होगा, तो आप बता दोगे यदि x² बराबर 4 है तो x² माइनस 4 लिख सकते हैं क्या हम लोग, उधर प्लस है तो इधर बुला सकते हैं बिल्कुल। अब इसे क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 और लिख सकते हैं x प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसे देखिएगा तो यहाँ से आप x का फॉर्म निकालेंगे तो 2 आएगा और एक ये निकालेगा तो x का फॉर्म क्या आएगा -2, मतलब कौन सा दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिख रहा है, राइट आंसर बता दीजिए। या फिर यहाँ पे भी आप बता सकते थे, ये रूट है, ये स्क्वायर है तो ये रूट में जाएगा, तो आपको पता है प्लस माइनस दोनों इंडिकेशन होता है, तो ये प्लस माइनस अब बता देते हैं। ठीक है, चलिए अगला है विज्ञान, विज्ञान सेक्शन में देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, लाइम जल, बताइए लाइम जल का फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, तो आंसर इसका बता दीजिएगा CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलेंगे हम लोग। कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है, कौन सा रंग है बताइए, तो आपको पता होगा लाल रंग, है ना, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है, बताइए कौन है मानव का उद्भव स्थान, तो आंसर बताइएगा अफ्रीका है ना, आंसर क्या बनेगा हमारा अफ्रीका, आंसर सी बनेगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन का प्रतिशत बताइए, कार्बन का प्रतिशत कितना है, तो आंसर बनाएंगे 0.003% है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और नाइट्रोजन का मात्रा पूछे तो 78.8% है। ठीक है, सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, बताइएगा। व्हिटकेयर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था,
कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो आंसर बता देंगे 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेला का। कब किया था? तो 1969 में। बताइए, सभी के कैसेरुकियों की एक सामान्य विशेषताएं है। क्या है विशेषता? तो आप बताएंगे इनमें एक क्या होगा? सीड होगा, मतलब खोपड़ी है ना। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए, पत्ती के किनारे के साथ पानी की बूंद के रूप में निकलना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हम लोग गुटेशन। क्या कहा जाता है उसे? गुटेशन। आंसर सी बनेगा, गुटेशन, मतलब बिंदु स्राव बोला जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न बताना है। तीन प्रतिरोध जो चित्रानुसार ए बी सी की भुजाओं को क्रम में जुड़े हुए हैं, ए तथा बी के सिरों के बीच का समतुल्य प्रतिरोध हमें बताना है। ए तथा बी के सिरों के समतुल्य बताना है। तो देखिएगा, बी और सी कहाँ है हमारे पास? बी और सी, ठीक है ना, तथा सी और ए यहाँ है। ये जो है क्या है? प्रतिरोध श्रेणी के क्रम में है, ठीक है ना। तो ए सी और बी ऐसे यदि देखा जाए तो प्रतिरोध R1 प्लस R2 कितने हो जा रहे हैं? तो आप बताएंगे 60 और प्लस 100, मतलब 160 हो जा रहा है। सीधे से आप बोलेंगे 160 हो जा रहा है, 160 ओम। अब देखिए, जब ए सी बी 160 है तो ए बी कितना है? ए बी 40 है ना, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 160 और गुन्ने 40 और बट्टे हो जाएंगे क्या? 160 और प्लस 40 होगा ना। इसे सॉल्व करिए तो कितने हो जाएंगे? 160 गुन्ने 40 बट्टे हो जाएंगे, ये 200 हो जाएगा। 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो से कटेगा, इसको काटेंगे 2 टाइम, यानी कितना हो जाएंगे? 32। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 32 ओम। आइए देखते हैं 32। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आपका। कह रहा है रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। आंसर सही बनेगा, टोनोप्लास्ट कहते हैं। कुंडलकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, जिसका विद्युत उत्पादन क्षमता जो है दोस्तों वो कितना है पता है आपको? 6000 मेगावाट है। MACS 1407 जो कि एक आधिकारिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, किसका है बताइए? तो आप आंसर बताएंगे सोयाबीन की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सोयाबीन की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? तो आप आंसर बताएंगे पराध्वनि तरंगों का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, पराध्वनि तरंगों का। जेल मिश्रण है, किसका है जेल मिश्रण बताइए? तो जेल जो है द्रव तथा ठोस का मिश्रण है। आंसर सी बताइएगा। टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? कितने डिग्री ताप पर पिघलता है टंगस्टन बताइए? तो आंसर हमारा बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3422 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालक अपने घर से पूरब दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है। अपनी दिशा बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय करता है कर वापस घर लौटता है, तो उस बालक का औसत वेग हमें बताना है। औसत वेग कितना हो जाएगा? देखिए, उसने 100 गया, वापस 100 आता है, तो कुल विस्थापन कितना हो जाएगा? 0, मतलब गया है और फिर वापस आया, मतलब इसका तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना। आपको विस्थापन पता होगा, यहाँ जहाँ से शुरू करता है जहाँ पे खत्म करे उसे विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, उसने कुल समय कितना व्यतीत किया है? 50 सेकेंड और 50 सेकेंड, मतलब जाने और आने में टोटल 100 सेकेंड उसने वेस्ट किया है। डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 रहा है, विस्थापन हमारा 0 रहा है, लेकिन समय 100 सेकंड लिया है। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन 0 और बटे 100 लिखो, यानी 100 से जब हम डिविजिबल करेंगे तो 100 आएगा, यानी मतलब 0 आएगा, 100 बोल रहे हैं, 0 आएगा, तो आंसर्स क्या बनेंगे हमारे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अगला देखिए, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? कौन है बताइए सक्रिय धातु? तो आंसर्स बता देंगे लोहा है। आंसर्स बी करेक्ट होगा आपका, सबसे सक्रिय धातु, है ना। और आपको बता दें, जबकि वास्तव रूप में सबसे सक्रिय धातु जो है वो क्या है, मतलब उसका टेबल यदि देखिएगा तो वो पोटेशियम है सबसे सक्रिय धातु, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शंस बेसिस पे हमें उसमें लोहा था। देखिए एथेनोइक अम्ल का
जलीय विलयन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो आंसर हम बताएंगे सिरिका। राइट आंसर डी बताइएगा, सिरिका कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे। वाष्पीकरण की प्रक्रिया डैश के कारण वस्तुएं क्या हो जाती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या हो जाती हैं? तो वस्तुएं हो जाती ठंडी हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। बताइए एम और 4m द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलमान हो तो उसकी वेग का अनुपात क्या होगा? वेग का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आप बता देंगे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, है ना, और रेशियो हाफ ऑफ 4m वी स्क्वायर, क्योंकि एक है m और दूसरा है 4m इसलिए हमने 4m लिया है, ठीक है ना। रेशियो 1/2 1/2 कैंसिल, m से m काटिए, f ये भी काटिए, मतलब कितना आ गया हमारे पास 1 और 4 का रेशियो। कौन सा है ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 1 और 4 का रेशियो नहीं बताएंगे यहाँ पे, फिर क्या बताएंगे? तो ये भी स्क्वायर जो है हमारा, आप देख रहे हैं कि इधर भी भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है हमारा, है ना। तो भी स्क्वायर को आप भेजोगे 4/1, इसका स्क्वायर रूट भेजोगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 1 के रेशियो में। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है हमारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न। जियोट्रोपिज्म पौधा का किसके प्रति प्रतिक्रिया है? किसके प्रति प्रतिक्रिया है इसका? तो आप आंसर बताएंगे यह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति प्रतिक्रिया है इसका, है ना। आंसर्स क्या बनाएंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिसके कारण जड़ नीचे की ओर बढ़ती है और तना जो है और पत्तियां ऊपर की ओर आकाश की ओर बढ़ती है। चलिए अगला सेक्शन जो आता है सामाजिक अध्ययन। आइए सामाजिक अध्ययन में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके इसमें क्या कि भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? वर्तमान प्रति के रूप में। आंसर सी बताइएगा। बताइएगा संघ राष्ट्र संघ किस संधि के द्वारा बनाया गया था? कौन से संधि के द्वारा बना था? वर्साई की संधि के द्वारा। आंसर सी बताइएगा, वर्साई की संधि 1920 में किया गया था। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी नेता। करेक्ट आंसर ए बनेंगे, अल्लूरी सीताराम राजू। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? उस गैस का नाम क्या है बताइएगा। तो आंसर बताएंगे मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम था उसका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट। जारूलेस्किस जारू जेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? जारू जेलेस्की जो है ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आंसर्स बता देंगे यह पोलैंड के। कहाँ के थे? पोलैंड के थे। ऑप्शन नंबर डी बनेगा, जिनका कार्यकाल जो है 1989 से कब तक? तो 1990 तक था। पोलैंड का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कौन है अभी वर्तमान में? तो हमें वर्तमान से नहीं मतलब है, क्यों? क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, करंट जो है आपके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जो रहेंगे आपके हिस्ट्री से ही रहेंगे या फिर ज्योग्राफी, है ना, या फिर इकोनॉमिक्स से रहेंगे, बट आपके जो है कि करंट से नहीं रहेंगे। यदि करंट आपसे पूछेगा ही नहीं, सिलेबस में है ही नहीं, तो पूछने का कोई बात ही नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जो है खाद्य फसल नहीं है? कौन खाद्य फसल नहीं बताइएगा। तो आंसर्स बता देंगे कपास जो है खाद्य फसल नहीं। आंसर्स सी बताएंगे आप। देखिए कम सबसे कम जनसंख्या भारत के किस राज्य में है? सबसे कम जनसंख्या, सबसे ज्यादा तो आपको पता है वो कौन है? यूपी है। जस्ट उसके बाद महाराष्ट्र है। जस्ट उसके बाद बिहार है ना। तीन। जस्ट इसके बाद पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। तो आप बताइए सबसे कम वाला कौन है? कम वाला कौन है? तो आंसर्स बता देंगे वो है सिक्किम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बताइएगा। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होता है? कब होता है इसकी स्थापना? तो आंसर्स बताएंगे 1600 ईस्वी में। आंसर्स सी बनेगा आपका। G77 का स्थापना कब होता है? G77 का स्थापना 1964 1964 में। आंसर डी बनेगा। 77 विकासशील देशों की द्वारा यह बनाया गया है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है नारायणी नाम से। आंसर डी बनेगा, नारायणी नदी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? मतलब 1 किलोमीटर के रेंज में कितने व्यक्ति मतलब रहते हैं, वो बताना है हमें। तो आंसर क्या बनेगा आपका? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1100
6 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंदर में रहते हैं। आंसर सही बनेगा। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है भारत के लिए? आइए देख लेते हैं। यह धार्मिक सौंदर्य का अभाव है, बिल्कुल नहीं। यह धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, बिल्कुल नहीं। यह धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है, हाँ बिल्कुल ये सही बोल सकते हैं आप। यह धर्म की प्रधानता नहीं। तो आंसर्स क्या बनेंगे? यह सभी सभी धर्म यहाँ पे रिलीजन है ना। तो आंसर हमारा सी बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है? कितनी है? तो आंसर बता देंगे 34। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ अवस्थित है? राणा प्रताप सागर कहाँ पे स्थित है? तो आंसर्स बता देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? कहाँ पर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। आंसर सी बनेगा। संविधान के अनुच्छेद 48 के ए का संबंध किससे है? 48 के ए से किसका संबंध है? तो आप बताएंगे वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। आंसर राइट आंसर हमारा डी बनेगा। 48 के ए में क्या है? तो आप बताएंगे वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था वह कौन थे? तो उनका नाम था तिलका मांझी। करेक्ट आंसर सी बताएंगे, तिलका मांझी उठाए थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है? पंचायती राज का वर्णन, तो आंसर्स बता देंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 40 अनुच्छेद में है। वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? वर्ष 1948 में जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो आंसर्स बताइएगा। डायचे मार्क। क्या नाम था? डायचे मार्क। अभी वर्तमान में क्या है इसका मुद्रा? यूरो है। क्या है? तो यूरो है अभी वर्तमान में। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील कहाँ है? दरभंगा में है। राइट आंसर ये बनेगा दरभंगा, बिहार के डिस्ट्रिक्ट है वहां पे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता मतलब रीजनिंग। देखिए एस से यू कितना बड़ा है दोस्तों? तो आप बता दोगे 2, मतलब 19 से 21 2, 21 से 2 23, 23 से 2 25 होना चाहिए। 23 से 2 25 मतलब वाई आता है, वाई से ना ही ये है ना ये है। अभी दो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यू से आर कितना बढ़ा है? तो आप बताएंगे बढ़ा नहीं बल्कि घटा है, 3 घटा है। तो 18 से 3 15, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, 12 पे क्या आता है? तो एल आता है। तो आपके पास ऑप्शन डी भी कटा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि बाघ जंगली जानवर और गाय के बीच में, बाघ जंगली जानवर और गाय, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आप बताएंगे बाघ जो है ये जंगली जानवर कहलाता है और गाय पूरी अलग होगी। यानी आंसर हमें दिख रहा है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है हमें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। अगला प्रश्न कह रहा है श्रृंखला को देखें, 2 4 6 8 10 आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए, है ना। अब देखिए 2 से 4, 4 से 6 8 10 तो 12 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न बताइएगा। कह रहा है कि इसमें 6 व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने एक घेरे में बैठे हुए, ए जो है डी और बी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ए जो है ना डी और बी के बीच में बैठा है। ए जो है हमें यहाँ पे ए को बैठा लेते हैं, ये डी और बी के बीच में बैठा दिए इसको, ओके। अब कह रहा है क्या? एफ सी और ई के बीच में है। एफ जो है ना सी और ई के बीच में है। यदि एफ को हम यहाँ पे बैठा ले, यहाँ पे डाल देते हैं ई और यहाँ पे सी के बीच में हम बैठा दिए, तो कह रहा है क्या कि बी के दाई बी के बाई ओर से, इसके बी के बाई ओर से, बी यहाँ पे हमारा बी के बाई ओर से सी जो है तीसरे स्थान पे, सी तीसरे 1 2 3, हाँ बिल्कुल सही हमने रखा है। ए बी के ठीक दाएं है, ए जो है बी के ठीक दाएं है, ठीक है। तो ए के दाएं चौथा कौन है? ए के दाएं देखेंगे तो 1 2 3 और ये चौथा, चौथा कौन आ रहा है? तो आप ई बता देंगे। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। देखिए यदि फादर में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर आएगा जो वर्णमाला में आती है ना, तो कौन सा आएगा? आइए देख लेते हैं हम लोग। एफ ए टी एच ई आर है, ठीक है ना। अब वर्णमाला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम रखेंगे ए बी सी डी ई एफ। तो आप देख रहे हैं ये कौन सा आ रहा है? आप बता दोगे ई वाला आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा हमारा। चलिए अगला, दिए गए प्रश्न के हमें बताना है क्या आने वाला है। देखिए डी, डी से डब्लू कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारे पास ये डब्लू जो है दोस्तों, ये डब्लू और ये स्टार्टिंग का डब्लू, देख रहे हैं ये लास्ट का डब्लू, स्टार्टिंग का डब्लू, लास्ट का ए स्टार्टिंग का ए,
ठीक है, लास्ट का आर स्टार्टिंग, फिर ये स्टार्टिंग का तो लास्ट का, तो वैसे ही पी से हमें स्टार्ट करेंगे, है ना। पी के बाद ए होना चाहिए, ए के बाद आर, उसके बाद टी। कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है और वो है ऑप्शन नंबर ए आपका। चलिए अगला बताना है जीपी, है ना। 3 6 12 24, ये ऐसे 384 में कितने पद है ये हमें बताने हैं। गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं इसको हम लोग। तो आप देखेंगे ये 2 टाइम्स मल्टीपल, ये भी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, ऐसे सभी में 2 टाइम मल्टीपल है ना। तो यहाँ पे ये कितने पद होंगे ये हमें बताने हैं। तो देखिए 3 से 6 ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, यहाँ से भी 2 टाइम्स मल्टीपल है, यहाँ से भी 2 टाइम्स मल्टीपल है। 24 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे। 48 से करेंगे तो 96 आ जाएंगे, और 96 से करेंगे तो 192 आ जाएगा, और 192 से करेंगे तो 384 आ जाएगा। और ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बन जाएगा, कितने टाइम्स आ गया, तो 1 2 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7 और एक ये 8वां, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिख रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। देखिए अगला, इसमें बताना है कि लुप्त जो है, इसमें बताना है कौन सा फुलफिल करने वाला है। अब देखिए ये 36 जो है, हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं 36 को तो 12 आएगा, वैसे ही इसको डिवाइड करते हैं तो 9 आएगा, तो वैसे ही इसको डिवाइड करते हैं 7 तिगम 7 और 7 5 35, यानी 15 आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको गिनने हैं और गिन के बताने हैं त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए त्रिभुजों की संख्या आप कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पे ये 1 हो गया, फिर यहाँ से एक काउंट करिए 2 हो गया, 2 से ये 3 हो गया, 3 से ये 4 हो गया, 4 से ये 5 हो गया, 5 से एक ये 6 हो गया। टोटल अभी तक हमने 6 त्रिभुज काउंट करा। 6 के बाद आप आइए, 6 के बाद आप देखेंगे दोस्तों, तो 6 के बाद यहाँ से, है ना, 6 के बाद ये कितने होंगे, 7 हो गए, 7 के बाद ये कितने होंगे, 8 हो गए, 8 के बाद ये कितने होंगे, 9 हो गए, ठीक है। 9 के बाद आप देखिएगा तो ये कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है ना। अभी तक हमें कितने निकल चुके हैं, 10 निकल चुके हैं। फिर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे हम लोग 11, फिर यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे 12। टोटल हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं 12, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हमारा ए बन जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है क्या, एक कार्य दिवस की दोपहर में अबक कलर के द्वारा एक आवेदन प्राप्त होता हुआ था। अगले दिन उसने उसे वरिष्ठ लिपिक को मेज पर भेज दिया, जो उस दिन छुट्टी पर था। वरिष्ठ लिपिक ने अगली शाम आवेदन को डेस्क अधिकारी को भेजा। डेस्क अधिकारी ने आवेदन का अध्ययन कर मामले का निस्तारण उसी दिन यानी शुक्रवार को किया। अब क्लर्क का आवेदन किस दिन प्राप्त हुआ था, किस दिन इसका प्राप्त हुआ था, तो आंसर्स बता देंगे। इसका प्राप्त हुआ था, क्योंकि बोल रहा था क्या कि यहाँ पे अबक जो है क्लर्क को आवेदन प्राप्त करने के दिन जो था शुक्रवार था, ठीक है। तो ये शुक्रवार -1 फिर -1 फिर -1 यानी कितना दिन आ जा रहा है, तो आप देखेंगे कि ये आ रहा है मंगलवार, घटते चला जा रहा है, 3 दिन घट रहा है, तो आंसर हमारा सी बनेगा। नेक्स्ट जो सेशन आता है वो हमारा है सामान्य हिंदी का। देखिए क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। तीव्र बुद्धि वाला, उसे क्या कहते हैं, तीव्र बुद्धि वाले को, तो उसे बोला जाता है कुशाग्र बुद्धि, है ना। आंसर हमारा डी बनेगा, तीव्र बुद्धि वाले को कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। देखिए शाश्वत का विलोम क्या होगा, शाश्वत का विलोम क्या होगा, तो शाश्वत का अस्थाई होगा। आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर हमारा डी बनेगा, अस्थाई। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मैं पौधे डैश रहा हूँ, मैं पौधे लगा रहा हूँ ना, तो आंसर्स क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। आभूषण का पर्यायवाची क्या होगा, तो आभूषण का पर्यायवाची शब्द होगा आपका अलंकार, राइट आंसर बी, है ना। आभूषण मतलब भी सजाना, अलंकार का मतलब ही है सजाना। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बाल बाल बचना मतलब क्या होगा, तो आंसर्स बता देंगे आप कि संकट से, कठिनाई से बचना। आंसर्स बी करेक्ट होगा आपका। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, आइए हम लोग पढ़ के देखते हैं। कह रहा है मृत्यु के पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, ये बात तो सही है। मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझे बुलाया, बिल्कुल गलत है। मृत्यु के पहले मेरी माँ मुझको बुलाया, इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर हमारा क्या दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कह रहा है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अब बता दो इसका, तो आंसर बता देंगे संघर्ष करना। आंसर सी बनेगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। दवाइयाँ, दवाइयाँ सही है। उज्ज्वल ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्या होना चाहिए, तो उ ज ज, है ना, फिर व
और ल होना चाहिए था, उज्ज्वल ऐसे होना चाहिए था। ये आंसर हमारा बिल्कुल गलत है दोस्तों, राइट आंसर बी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची बता दीजिए क्या होगा। तो आंसर्स क्या बनेंगे कमल के पर्यायवाची दोस्तों। सरोवर, राजीव, जलज, अतल, पंकज, ये सभी तो कमल के ही हैं, यानी आंसर्स बन जाएंगे हमारा अरविंद भी है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका, कमल का अरविंद अनिल है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि संधि शब्द का जो है संधि विग्रह इनमें से कौन सा होगा। संधि का ही संधि विग्रह हमें करना है, क्या होगा। तो आंसर्स बनेंगे सम जोड़ धी, संधि करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में किस शब्द में समास है, कौन से शब्द में समास है बताइए। तो आंसर्स बता देंगे उपयुक्त सभी में है ना। राजा रानी में है, राजा अध्यक्ष में है, यथाशक्ति में है, सभी में है। राजा अध्यक्ष मतलब संबंध तत्पुरुष है, राजा और रानी में द्वंद्व है, और यथाशक्ति में कौन है, अव्ययी भाव समास है। नदी शब्द का पुल्लिंग बता दीजिए, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा। तो नदी शब्द का पुल्लिंग नद होगा, आंसर सी बताएंगे नद। अहिर शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, अहिर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, अहिरीन होगा, आंसर बी बनेगा अहिरीन। कर, कर शब्द का जो है अर्थ नहीं है, कर शब्द का अर्थ क्या नहीं है। तो आंसर बताएंगे बर्फ, आंसर ए नहीं है, इसमें करेक्ट आंसर ए बनेगा। वह गंदगी से घृणा करता है में से कौन सा कारक है, कौन सा कारक बताइए, से जो है ये कौन सा कारक है। तो आंसर बता दीजिएगा, से जो है यह कारक का नाम है अपादान कारक, राइट आंसर बी बताइएगा। कह रहा है सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक है। मोहन जो है कहाँ पे है, मकान के भीतर में है, इसमें परसर्ग बताना है, परसर्ग कौन है बताइएगा। तो आंसर बता देंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधिकरण, कौन सा है इसमें कारक, तो अधिकरण कारक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है मुझे पत्र नहीं लिखा जाता, मुझे पत्र नहीं लिखा जाता में कौन सा वाच्य है। तो आंसर बताइएगा कर्मवाच्य, राइट आंसर सी बताएंगे। अगला देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि जो तुम्हारी अनुशासन अनुशासन पावो, कुदंक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमी दोरी फोरी, सकऊ मेरु मूषक जिमी तोड़ी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, में कौन सा रस है। तो आंसर्स बता देंगे, इसमें रौद्र रस है, आंसर्स क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिस छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते क्या है, चौपाई कहा जाता है, आंसर्स डी बताएंगे। 13-11 मात्राओं पर यति एवं 4 चरण युक्त छंद है, उसे क्या कहेंगे, दोहा कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, दोहा। गर्व करऊ रघुनंदन जिन मन माह, देखऊ आपन मूर्ति सिया के छाह, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, आंसर्स क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसमें कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, पट पीत मानहु तरित रुचि, सूचि नौमय जनक संतावरम, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो आंसर्स बताएंगे, इसमें उपमा अलंकार है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, उपमा अलंकार। अगला देखिए, मनुपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मनु लोभा, उपयुक्त किस छंद का प्रकार है, किस छंद का प्रकार है दोस्तों। तो आंसर्स बताएंगे, ये चौपाई का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखिए, जो जग हित पर प्राण निछावर, है करत पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, उपयुक्त में किस छंद का प्रकार है। तो आंसर्स क्या बताएंगे, रोला का है, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर सी होगा रोला। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, गद्यांश को पढ़ना है और आंसर देना है। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं, ये हम लोगों ने कितना बारी से पढ़ा होगा है ना। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पकड़ता है, पश्चिम के कच्छ की खाड़ी और पूरब में बंगाल बांग्लादेश, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती
कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों को शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल की बहार भारत माता का है उपहार। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय। भारत माता गद्यांश में वर्णित प्रसिद्ध नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी? गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, है ना, सभी है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।